क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि ये जो 9 से 5 की जॉब होती है, उसकी जो एक तथाकथित सुरक्षा है। हाँ, जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मानकर चलते हैं। बिल्कुल। क्या वो सुरक्षा असल में हमारी असली क्षमता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है? मतलब हम अक्सर एक फिक्स सैलरी और एक बंधे हुए रूटीन को ही सफलता मान लेते हैं ना। सही बात है, और ज्यादातर लोग इसी माइंडसेट के साथ जीते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय को खंगाल रहे हैं जो इस पूरी धारणा को ही जड़ से हिला देता है। हमारे पास आज माय वाइफ क्विट हर जॉब ई-कॉमर्स चैनल का एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। अच्छा, ये सोर्स तो काफी पॉपुलर है इस विषय पर। हाँ, और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि लोग अपनी नौकरियां क्यों छोड़ते हैं, बल्कि हमारा मकसद उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं और रोजमर्रा की उन उलझनों को डिकोड करना है जो एक ट्रेडिशनल जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंपनी चलाने के रास्ते में आती हैं। और देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत व्यापक है। मैं कहूंगी कि ये केवल काम करने का तरीका बदलने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये ना माइंडसेट के उस बहुत ही बुनियादी बदलाव के बारे में है, जहां एक इंसान केवल आदेशों का पालन करने वाले कर्मचारी की भूमिका से बाहर निकलता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक छलांग है। हाँ, एक सुरक्षित व्यवस्था से निकलकर अनिश्चितता की दुनिया में जाना। एग्जैक्टली। हम यहाँ एक ऐसे सफर की बात कर रहे हैं जहां अनिश्चितता तो है, लेकिन साथ ही असीमित संभावनाएं भी हैं। इसके लिए ना सिर्फ एक नए बिजनेस आइडिया की जरूरत नहीं होती। तो और क्या चाहिए होता है? आपको काम, पैसे और अपने समय के प्रति अपना पूरा दृष्टिकोण ही बदलना पड़ता है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत उस बिंदु से करते हैं जहां से ये पूरी कहानी जन्म लेती है। मतलब सोर्स में काम की दुनिया की एक बहुत ही स्पष्ट और जमीनी हकीकत को सामने रखा गया है। हाँ, वो जो कंपनियों के फायदा उठाने वाली बात है। बिल्कुल। सोर्स में साफ बताया गया है कि अक्सर कंपनियां कर्मचारियों का फायदा उठाती हैं, उनके काम का असली मुनाफा खुद रख लेती हैं और लोग बस अपना गुजारा करने या बस महीने के अंत तक अपने खर्च पूरे करने के एक अंतहीन संघर्ष में फंसे रह जाते हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। पर मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ खराब कंपनियों की बात है या फिर ये पूरी व्यवस्था ही इसी तरह से काम करती है? देखिए, ये किसी एक कंपनी के खराब होने का मामला बिल्कुल नहीं है। ये तो रोजगार की उस बुनियादी आर्थिक मॉडल का ही हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? जब हम किसी भी कंपनी में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं ना, तो उस व्यवस्था का गणित ही ऐसा होता है कि कंपनी को हमारे काम से हमेशा ज्यादा लाभ कमाना होता है। मतलब जितना हम काम कर रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू कंपनी को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं इसे इस तरह समझाती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी को महीने का 1 लाख रुपए का काम करके दे रहा है, तो क्या कंपनी उसे 1 लाख रुपए वेतन दे सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। एग्जैक्टली। उसे 50 या 60 हजार ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी का हिस्सा कंपनी के ऑपरेशंस, मुनाफे और शेयर होल्डर्स के पास जाना है। ये कोई साजिश नहीं है, ये तो बिजनेस का नॉर्मल नियम है। हाँ, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। लेकिन जब कोई इंसान इस नियम को गहराई से समझ लेता है ना, तो उसे अचानक ये एहसास होने लगता है कि वो अपनी ऊर्जा का, अपने समय का सबसे बेहतरीन हिस्सा एक ऐसी मशीन को दे रहा है जो अंत में किसी और के सपनों को ही पूरा कर रही है। यार, इस बात को सुनकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। बताइए। ये कुछ वैसा ही है कि किसी और की कंपनी में काम करना एक ऐसे वीडियो गेम को खेलने जैसा है जहां नियम किसी और ने बनाए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मतलब आप उस गेम में चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी लेवल पार कर लें, लेकिन असली फायदा तो हमेशा गेम बनाने वाले को ही होगा। प्लेयर को तो बस कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं गेम में टिके रहने के लिए। 100%। और यही वो चीज है जो लोगों को उस सर्वाइवल मोड में धकेल देती है, जिसका सॉस में बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। हाँ, वो बस गुजारा करने वाला मोड। बिल्कुल। जब इंसान बस गुजारा करने के बारे में सोचता है, तो वो अपनी वास्तविक क्षमता को भूल जाता है। मनोविज्ञान में ना इसे अक्सर कमी की मानसिकता कहते हैं। कमी की मानसिकता ये इंसान को कैसे प्रभावित करती है? जब दिमाग लगातार इस बात को लेकर तनाव में रहता है कि अगले महीने के बिल कैसे चुकाए जाएंगे, ईएमआई कैसे भरी जाएगी, तो वो लंबी अवधि की योजनाएं बनाने की क्षमता ही खो देता है। रचनात्मकता और जोखिम उठाने का साहस खत्म हो जाता है। मतलब इंसान बस उसी चक्र में फंसा रहता है और बाहर निकलने का सोच ही नहीं पाता। सही कहा। वो बस सर्वाइवल मोड में काम करने लगता है। ये हकीकत वाकई डरावनी है, लेकिन शायद यही वो पॉइंट भी है जहां से बदलाव की असली इच्छा पैदा होती है और यहीं से मानसिकता में एक शिफ्ट शुरू होता है। हाँ, क्योंकि जब आपको समस्या समझ आ जाती है तभी आप समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा सोर्स के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर मुड़ती है।
एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, आखिर कितना पैसा पर्याप्त है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। पर एक बात बताइए, क्या ये कितना पैसा पर्याप्त है वाला सवाल थोड़ा डरावना नहीं है? डरावना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब तक हम दौड़ रहे हैं सब ठीक लगता है, लेकिन ये सवाल इंसान को एक अंधी दौड़ में भागने के बजाय अपनी वास्तविक जीवन शैली और जरूरतों का एकदम आमना सामना करने पर मजबूर कर देता है। उसे रुककर सोचना पड़ता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। हाँ, ये सवाल डरावना जरूर है, लेकिन मैं कहूंगी कि यही आजादी की पहली सीढ़ी भी है। वो कैसे? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, अब बस और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे। ये सवाल आपको उस केवल जीवित रहने वाली मानसिकता से बाहर निकालता है। मतलब एक स्पष्ट लक्ष्य देता है। हाँ, लाइफ स्किल्स का क्या रोल है इसमें? आपको ये पहचानना होगा कि आपके पास ऐसे कौन से जीवन कौशल हैं जो प्रमाणित हैं और बाजार में उपयोगी हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसे आप कंपनी के बाहर भी किसी को बेच सकते हैं? मतलब ये सोचना कि अगर कल को कंपनी ना रहे तो क्या मैं अपनी स्किल से पैसा कमा सकता हूँ? एग्जैक्टली। ये सवाल इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसके जीवन कौशल उसे कैसे एक स्वतंत्र जीवन दे सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी ने ये समझ लिया कि उसे कितना पैसा चाहिए और उसके कौशल क्या हैं, और अगली कड़ी में वो वास्तव में नौकरी छोड़ने का वो बड़ा कदम उठा भी लेता है। जो कि बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल है, लेकिन ये कदम अपने साथ एक बिल्कुल नई चुनौती लेकर आता है। यहाँ सोर्स में एक बेहद व्यक्तिगत उदाहरण पर बात की गई है। हाँ, जहाँ क्रिएटर अपनी पत्नी के जॉब छोड़ने का जिक्र करते हैं। सही कहा। क्रिएटर बताते हैं कि कैसे उनकी पत्नी की नौकरी छोड़ते ही अचानक से क्या ब्लॉग करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। मतलब एक पल में सब कुछ बदल गया। और ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे भारी सच्चाई है। मुझे ना इसे समझाने के लिए एक और एनालॉजी दिमाग में आ रही है। बताइए, आपकी एनालॉजीज काफी सटीक होती हैं। ये ऐसा है जैसे अचानक से आप एक एकदम खुली सड़क पर बिना किसी गाइड या मैप के गाड़ी चला रहे हैं। मतलब आजादी तो पूरी है, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन रास्ता चुनने से लेकर सही दिशा में गाड़ी ले जाने तक की, और अगर गाड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक करने तक की सारी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से आपकी ही है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। खुद का काम शुरू करने का मतलब केवल नौकरी के उस 9 to 5 वाले बंधनों से मुक्त होना नहीं है। असल में ये निर्णय लेने की उस भारी जिम्मेदारी को स्वीकार करना है जो स्वतंत्रता के साथ मुफ्त में आती है। मतलब स्वतंत्रता कभी भी मुफ्त नहीं होती, उसकी कीमत जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। किसी बॉस के ना होने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब कोई आपको ये नहीं बताएगा कि सोमवार की सुबह आपको क्या करना है। वो तो है। और सबसे बड़ी बात, हर सफलता और विफलता की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से खुद की है। मनोविज्ञान में इसे डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान कहते हैं। डिसीजन फटीग? थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी इसे? देखिए, जब आप जॉब में होते हैं तो दिन भर के कई फैसले कोई और ले रहा होता है, लेकिन खुद के बिजनेस में वेबसाइट के रंग से लेकर क्लाइंट को क्या ईमेल भेजना है सब आपको तय करना है, और हर निर्णय के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ी होती है। मतलब अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसी वक्त मैं कोई दूसरा जरूरी काम छोड़ रहा हूँ। एग्जैक्टली। और चूंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो हर छोटी बात एक मानसिक बोझ बन जाती है। वो जो सोर्स में ब्लॉक करने वाली जिम्मेदारी का जिक्र है ना, वो इसी बात का प्रतीक है। यार ये तो वाकई बहुत थका देने वाला लगता है। मतलब एक तरफ वो कंपनियों का फायदा उठाना और दूसरी तरफ ये खुद की जिम्मेदारी का भारी बोझ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। हाँ, ये खंड हमारी इस पूरी चर्चा को उसके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से जोड़ता है। सोर्स के अंतिम महत्वपूर्ण बिंदुओं में पैसे के युग या एज ऑफ मनी और निवेश की बात की गई है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस सोर्स से निकल कर आती है ना, वो ये है कि इन सभी संघर्षों का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को खुश करना है, मतलब हैप्पीनेस। सही कहा। पर मैं ये सोचता हूं कि क्या हम अक्सर इस पैसे और सफलता की अंधी दौड़ में इस खुशी वाले हिस्से को बिल्कुल भूल नहीं जाते हैं? हम 100% भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस से जोड़ दिया है। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा की कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर कुछ और ही बनती है। कैसे? देखिए, फायदा उठाए जाने की उस हताशा से लेकर खुद की जिम्मेदारी लेने तक का जो ये पूरा सफर है ना,
ये असल में पैसे और खुशी के बीच एक नया रिश्ता बनाने की प्रक्रिया है। मतलब हम पैसे को देखने का नजरिया बदल रहे हैं। बिल्कुल। सोर्स में जो पैसे का योग और निवेश की बात की गई है, उसका मतलब सिर्फ दौलत इकट्ठा करना या अमीर दिखना नहीं है। तो फिर असली निवेश क्या है? असली निवेश है अपनी खुशी और अपने समय को सुरक्षित करना। पैसे का योग वो अवस्था है जहां आपका पैसा आपके लिए समय खरीदता है। वाओ, पैसा आपके लिए समय खरीदता है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि जब आपके पास अपने समय पर कंट्रोल होता है कि आप आज क्या करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, तभी आप वास्तव में खुश होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ अपने जीवन का कंट्रोल वापस लेने के बारे में है। 100%। चलिए, तो अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार समेट लें। आज हमने नौकरी की उस कड़वी सच्चाई को समझा कि कैसे अक्सर वहां सिर्फ गुजारा ही हो पाता है। सर्वाइवल मोड। हाँ, फिर हमने देखा कि खुद से कितना पैसा पर्याप्त है जैसे डरावने लेकिन जरूरी सवाल पूछना कितना अहम है। बिल्कुल। माइंडसेट बदलने के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। और उसके बाद हमने समझा कि उद्यमिता की छलांग लगाने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि निर्णय लेने और नई जिम्मेदारियों का वो भारी बोझ स्वीकार करना है जहां कोई बॉस नहीं होता। और हर गलती की कीमत आपको खुद चुकानी होती है। सही बात है। और अंततः हमने देखा कि ये सारी मेहनत, ये सारा संघर्ष खुशी की ओर बढ़ने और सही निवेश के जरिए अपने समय को वापस खरीदने के लिए है। ये एक बहुत ही बेहतरीन समरी है। तो आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले हम एक विचार अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस एक बात पर जरूर गौर करें। बताइए, वो विचार क्या है? देखिए, यदि कितना पैसा पर्याप्त है, ये सवाल इस पूरे बदलाव का सबसे अहम सवाल है, तो इस पर विचार करना चाहिए। क्या ये संभव है कि पर्याप्त का जवाब कोई आर्थिक संख्या या नंबर हो ही ना? नंबर ना हो तो फिर क्या हो? क्या ये संभव है कि पर्याप्त का असली मतलब अपने खुद के समय और अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होने का वो एहसास हो, जहां आप फैसले पैसों के डर से नहीं बल्कि अपनी खुशी से लेते हैं? बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है ये। इस पर सोचने के लिए वाकई काफी कुछ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।